ये हाइब्रिड में पहली रो में मोबाइल छोड़ देना। समीउल्लाह उनको बताएं, आवाज़ नहीं जा रही हैं? अच्छा, तो फिर पॉज कर देना, फिर क्या फ़ायदा। जी अस्सलाम वालेकुम। कल हम टेक्सियर की डेफिनेशन पढ़े थे। टेक्सियर, अब इसमें हमने ये बात की थी, जो हजरात कल नहीं आए थे, टेक्सियर जो है वो डेट इज़ अ डे, एक ऐसा साल है जो 30 जून को ख़त्म होता है। अब अगर एक बंदा ऐसा है जो अपना ईयर एंड में साल के तौर पे 31 अगस्त करना चाहता है, तो उसके लिए क्या तरीका होगा। आज 1 जुलाई 2022 से, इसके बाद होगी 30 जून 2023। अब ये अपना ईयर एंड जो है वो 31 अगस्त करना चाहता है, तो 31 अगस्त अगर अपना ईयर एंड करना चाहता है तो ये कौन सी डेट आएगी यहाँ पे बोलें। 31 अगस्त 2023, 31 अगस्त 2023, और इसके बाद 31 अगस्त 2024। अच्छा, इसके बाद अगर ये दोबारा चाहता है कि अपना ईयर एंड जून के ऊपर ले आए, तो फिर अब कौन सा जून आएगा, जरा सोच के बताएं। 31 अगस्त 24 के बाद 30 जून 25। भाई ये इनकी चार्जिंग केबल भी देख लें और एक दो पेन भी और लें। 30 जून 25। अब ये दोबारा नॉर्मल की तरफ आ रहा है, और अगला 30 जून 26। चलें अब नोट कर लें और बता दें इसको डिनोट कैसे करना है। ये बातें नहीं करनी हाइब्रिड में, ये रो नंबर मुझे बताना पड़ेगा फिर जहां बातें हो रही हैं। फर्स्ट डे हो किसी का, हाथ खड़ा करें जिन्होंने यूट्यूब पे भी लेक्चर नहीं लिया जो शेयर किया गया था। एक, बस एक बंदा है, दो। चलें ठीक है, अब यूट्यूब पे जाके लेक्चर लें आज कल जो हुआ था। और चार्जिंग है, चलो कोई एक चार्ज कर दो, ये वाला कर दो। ये वाला ख़राब है शायद, जो ये वाला ख़राब है, ये वाला, बाकी कोई भी देख लो। चलो आप जाओ करके दे देना। जी ये कितने मंथ्स हैं? 12 मंथ्स। ये 2 मंथ्स। ये 10 मंथ्स। दोबारा आप नॉर्मल की तरफ आ गया ना। और ये 12 मंथ्स। नॉर्मल, ट्रांजिशनल, स्पेशल, ट्रांजिशनल, नॉर्मल। जी नीचे टेक्सियर कितने लोगों ने लिख लिया, हाथ खड़ा करें। टेक्सियर लिख लें सारे। जी गुड, हाइब्रिड में चलें। तीस जून जब आ जाए तो ये देखना है इसके बाद कौन सा 30 जून आ रहा है, या खुद 30 जून है।
तो ये हो गया टैक्स ईयर 2023। 31, 60, 23 के बाद कौन सा 30 जून आ रहा है? 30 जून 23 या 30 जून 24? असल में मेन बात ये है कि 1 जुलाई 23 से 24 शुरू हो चुका हुआ है, ऐसे ही है ना, क्योंकि 30 जून 23 को 24 का नॉर्मल साल खत्म हो चुका है, तो 1 जुलाई 23 से 24 शुरू हो चुका हुआ है। लेकिन हमने आसान तरीका इसका ये ढूंढा था कि 31/8/23 के बाद कौन सा 30 जून आ रहा है? 30 जून 24। तो इसको किससे डिनोट करेंगे? टैक्स ईयर 2024 से। और 31/8/24 के बाद कौन सा 30 जून आ रहा है? 25। इसको कैसे डिनोट करेंगे? टैक्स ईयर 2025। और 30 जून 25 तो खुद, तो कोई मसला नहीं, 2025 आपको अगर 2 दफा नजर आ रहा है तो कोई ऐसी कंफ्यूजन वाली बात नहीं है, क्योंकि ये 2025 जो है वो 10 महीने का है, ये ट्रांजिशनल है, ये 2025 स्पेशल है 12 महीने के, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो कितने लोगों के जहन में आया था कि ये जरा अजीब सी बात लग रही है 2025 2 दफा, तो ठीक है, लगने दें, लेट इट बी, नो प्रॉब्लम। आगे चलें, अगला कौन सा है? फिर तो 30 जून है ना, 30 जून को तो आगे नहीं देखना कौन सा 30 जून आ रहा है, 30 जून तो खुद 30 जून है। So it is how we will denote the years. Next. असल में ये जो हमने कल बात पढ़ी है पॉइंट नंबर 2 के अंदर, इसको जरा देखें। वो ये बात है कि वेयर अ पर्सन इज अलाउड, जब एक बंदे को इजाज़त मिल जाए कि वो 12 महीने, अब आज मैंने नोट्स बांटे हैं आप लोगों को, तो अब बस वही वाले यूज़ करें। कल तो 1-2 सफ़ा था ना ऐसे ही, उसको बेशक फारिग कर सकते हैं आप। आज प्रॉपर वो पूरे चैप्टर के ही बांटने थे, लेकिन फोटोकॉपी ने कहा था इतने ज़्यादा कॉपी नहीं हो सकते, तो आधे आज दे दिए, आधे कल दे देंगे, वो फिर स्टेपल इकट्ठे कर लीजिएगा कल। वेयर अ पर्सन इज अलाउड टू यूज़ अ 12 मंथ पीरियड डिफरेंट फ्रॉम नॉर्मल टैक्स ईयर, जहाँ कमिश्नर उसको इजाज़त दे दें 12 महीने यूज़ करने की, तो ये उस बंदे का टैक्स ईयर समझा जाएगा। एंड शेल बी डिनोटेड बाय द कैलेंडर ईयर रेलेवेंट टू नॉर्मल टैक्स ईयर इन विच द क्लोजिंग डेट ऑफ स्पेशल टैक्स ईयर फॉल्स। शेल बी डिनोटेड बाय द कैलेंडर ईयर रेलेवेंट टू नॉर्मल टैक्स ईयर। अब सवाल यह है कि ये जो साल है शेल बी डिनोटेड बाय द कैलेंडर ईयर रेलिवेंट टू, इसका रेलिवेंट नॉर्मल टैक्स ईयर कब एंड होना है? इसका रेलिवेंट नॉर्मल टैक्स ईयर कब एंड होना है? अगर चलते रहे, जिसे हम 30 जून बोलते थे, 30 जून 25, इसलिए एक लफ्ज लिखा हुआ है रेलिवेंट टू, ये लफ्ज कल हमने छुड़वाया था, रेलिवेंट टू नॉर्मल टैक्स ईयर। तो 1 मिनट वेट करें, मैं जगह बनाता हूं आप लोगों के लिए। तो वेयर अ पर्सन इज अलाउड टू यूज अ 12 मंथ पीरियड डिफरेंट फ्रॉम such period shall be that person's tax year and shall be denoted by the calendar year relevant to normal tax year. So what is the calendar year relevant to? इसका relevant normal tax year का बैंड होना है, relevant normal tax year 30 जून 25, 30 जून 25, तो 30 जून 25 को कैसे डिनोट करते हैं? 2025, इसलिए इसको भी कैसे डिनोट किया? 2025 के नाम से। आ जाए, बैठ जाए आप लोग। और कोई सवाल इसमें पूछना कल वाले में? चलें जी, आगे आ जाए आप। रेजिडेंट एंड नॉन रेजिडेंट, इसके लिए आप जो है वो ये पेज नंबर 2 के ऊपर ये जो सेक्शन 81 है, लॉ में ना इनको सेक्शंस कहते हैं, सेक्शन 81, जैसे पैराज होते हैं ना किताब में, इस तरह ये सेक्शन है, ये सेक्शन 81 है, इसको छोड़ें, सेक्शन 82 की तरफ आए। अब आज का हमारा सवाल ये है कि एक बंदे को पाकिस्तान के लॉ के तहत रेजिडेंट कब समझा जाता है और रेजिडेंट बनने का फायदा या नुकसान क्या होता है, ये डिस्कशन है। तो साथ वाले का हाथ पकड़ें, साथ वाले का हाथ पकड़ें, इससे पूछें
कि तुम पाकिस्तान में कितने दिन से हो। ये बाहर गया कहीं पिछले दिनों में? नहीं गया बाहर। कोई 100-200 दिन के लिए जर्मनी चला गया हो, हॉलैंड चला गया हो, पोलैंड चला गया हो। तो जो बंदा पाकिस्तान में 183 डेज या उससे ज्यादा मौजूद हो, he will be considered as resident individual. An individual shall be a resident individual for a tax year if the individual is present in for a period amounting in aggregate to 183 days or more in a tax year. For a period amounting in aggregate to, इकट्ठे भी रह सकते हैं और थोड़ा थोड़ा करके भी रह सकता है। तो ही विल बी कंसिडर्ड एज, बोलें कौन सा इंडिविजुअल? रेजिडेंट इंडिविजुअल। ओके, तो 183 डेज हमने गिनने हैं, किसके अंदर गिनने हैं? टैक्स ईयर में। कि टैक्स ईयर में वो कितने दिन जो है वो पाकिस्तान में रहा, इसके ऊपर डिपेंड करेगा कि उसको हम क्लासिफाई करेंगे एज अ रेजिडेंट इंडिविजुअल या नॉन रेजिडेंट इंडिविजुअल। अच्छा जी, मिस्टर उमर स्टेड इन पाकिस्तान, ये पाकिस्तान में रुका। as follows. तीन अगस्त 2013 से लेके 12 नवंबर 2013 और इसके बाद ये रुका 2 जनवरी 2014 से लेके 16 मार्च 2014। पेन कोई और भाई उससे कहो जरा भेजे। अब देखना है कि ये रेजिडेंट है या नहीं। अब इसको देखना ये पड़ेगा फॉर टैक्स ईयर 2000, बोले कौन सा? बोले 14, फॉर टैक्स ईयर 2014। क्या ये बंदा रेजिडेंट है या नॉन रेजिडेंट? अच्छा जी, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, इस तरह टैक्स ईयर होता है ना। अब जिन्होंने कल नहीं भी लेक्चर लिया था, बस ये समझ लें कि जुलाई से जून तक हमारा टैक्स ईयर हुआ करेगा। अच्छा, अब आप मुझे ये बताएं कि ये जुलाई में कितने दिन रुका है पाकिस्तान में? 0 डेज। अगस्त में गिने उंगलियों पे 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31। तो कितने दिन बन गए? 29। तो क्योंकि अगस्त के अंदर 31 दिन होते हैं, इसलिए हमने एग्जैक्ट गिनना है। तो ये कितने दिन बन गए? दोबारा जरा उंगलियों पे गिन लें, गिने सारे जरा। 3 अगस्त से 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31। तो कितने दिन हो गए? 29। सितंबर में इसका स्टे बताएं कितना है? सितंबर में 30। अक्टूबर में कितने दिन?
31। नवंबर में, अच्छा जी, दिसंबर में 0 डेज, जनवरी में 30 बन जाएंगे। असल में ये 31 का होता है ना, तो 2 को भी काउंट करना है बीच में, तो 1 पीछे निकल गया। 30 लीप का साल तो नहीं है ये? 2014 कौन कौन से लीप के साल हैं? 2012, 16, 20, 24, तो ये भी देखना है। तो 2012 भी लीप का साल है, 2016 भी, लेकिन 2014 लीप का साल नहीं है। तो भाई अभी नोट ना करो। फरवरी में कितने दिन रुका? 28। मार्च में 16, अप्रैल, मई, जून। कैलकुलेटर निकाले ना, ऐसे क्या फायदा क्लास लेने का। वन 176। सो ही इज नॉन रेजिडेंट इंडिविजुअल, इसलिए ये नॉन रेजिडेंट इंडिविजुअल है। कब तक नोट कर लेंगे? कल तक कर लेंगे, जल्दी कर लेंगे। भाई जल्दी करो, ये बॉल पॉइंट चेंज करते रहोगे तो मेरे पास इतना टाइम, मैंने तो कुछ और शुरू करा देना। जल्दी करो, बस खत्म करो। कभी ब्लैक कभी ब्लू, बस खत्म करो, चीज लिखो। ओके, तो अगर एक बंदा पाकिस्तान में 183 डेज या उससे ज्यादा रुकता है, सो ही विल बी कंसिडर्ड एज अ रेजिडेंट इंडिविजुअल। तो एज हिज स्टे इज फॉर अ पीरियड ऑफ लेस देन 1, therefore he will be considered as a non-resident individual. भाई अब सिर्फ आपका वेट है, पूरी क्लास ने नोट कर लिया है, इसमें तो काम नहीं चलेगा। अच्छा जी, ये नोट करें सवाल।
हो गया नोट? बताएं जी 2024 और 25 में रेजिडेंट है नॉन रेजिडेंट है? सॉल्व कर लिए तो हाथ खड़ा कर दें। जी सॉल्व कर लिया। जी यकम फरवरी 2024 को पाकिस्तान आया और 4 जनवरी 2025 तक पाकिस्तान में रहा है। तो रेजिडेंशियल स्टेटस मालूम करना है 2 सालों का। 2024 का साल कब शुरू होता है? यकम जुलाई 23। ख़त्म कब होता है? और 25 का साल कब शुरू होता है और ख़त्म कब होता है? 30 जून 25। तो जहाँ तक ताल्लुक है 2024 के साल का, तो 2024 का साल यकम जुलाई 23 को शुरू हुआ होगा और 30 जून 24 को ख़त्म हुआ होगा। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून। तो फरवरी में आया है। फरवरी में कितने दिन? 2024 है ना। 2020 और 2024 और 2028 आपके लिए शायद यही वाले साल रेलिवेंट है। इन सालों में तो एक बंदे को रेजिडेंट वो 29 दिन समझे जाएंगे ना फरवरी के अंदर। तो फरवरी, मार्च, पहले देख लो भाई फिर नोट कर लेना। अप्रैल, समझ लेना मेरे भाई पहले। अप्रैल, मई, जून। जी 151। तो ये बंदा क्या निकला इधर? किस साल? लेकिन अगर मैं बात करूं टैक्स ईयर 2025 की, जी बोले 31, 31, 4 जनवरी 25 तक रुके ना। 31, 30, दिसंबर 24 में भी रुके और जनवरी 25 में कितने दिन रुके? ये क्या तारीख है? यकम जुलाई 24 और ये क्या तारीख है? 30 जून 25। जनवरी में कितने दिन रुका? 188। तो जवाब क्या बना? इस साल वो नॉन रेजिडेंट है और इस साल, जाहिर बात है सोल्यूशन तो आप नीचे ही सॉल्व करेंगे, मैं वैसे ही ऊपर लिख रहा था। तो नॉन रेजिडेंट और रेजिडेंट। क्लियर? चलें, चलो चलिए दुनिया दी उस नुकरे।
अच्छा, वैसे तो ये देखें काफ़ी अरसा नहीं रुका पाकिस्तान में, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी। तो 2024 में भी इसको रेजिडेंट करार ना दे दें? नहीं 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 नहीं, 2024 के लिए अलग देखा जाएगा कि 183 डेज रुका या नहीं, 2025 के लिए अलग देखा जाएगा 183 डेज रुका या नहीं। तो हर साल के लिए 183 डेज को बोलें अलग अलग देखा जाएगा। तो याद कर लें, एन इंडिविजुअल इज अ रेजिडेंट इंडिविजुअल। इफ हाइब्रिड में बात कर लें एक दफा 5वीं रो में, फिर हम आगे चलते हैं, होगी बात? चलें, शुक्रिया। एन इंडिविजुअल इज अ रेजिडेंट इंडिविजुअल इफ ही इज प्रेजेंट इन पाकिस्तान for a period or period amounting in aggregate to 183 days or more ice cream or more in a tax year. ओके, तो हेंस प्रूव्ड कि पिछले साल नॉन रेजिडेंट था, इस साल रेजिडेंट है। जी बताएं जी रेजिडेंशियल स्टेटस। मुरलीधरन श्रीलंका का प्लेयर है, पाकिस्तान 10 दिन आया क्रिकेट खेलने के लिए, तो इसका रेजिडेंशियल स्टेटस बताएं। नॉन रेजिडेंट। क्वेश्चन नंबर 3 आज का, नॉन रेजिडेंट। कंसेक्यूटिव रहना 183 डेज जरूरी है या कंसेक्यूटिव रहना जरूरी नहीं है? मुसलसल रहना जरूरी नहीं है। ऐसा भी होता है 2-3 महीने के लिए चला जाए, फिर आ जाए, फिर जाए, फिर आए, फिर जाए, फिर आए, फिर जाए, फिर आए, लेकिन टोटल 183 डेज बन गए, तो क्या बन गया वो? रेजिडेंट। अब मोहतरम, रेजिडेंट नॉन रेजिडेंट से फर्क क्या पड़ेगा? एक बंदा रेजिडेंट है, एक बंदा नॉन रेजिडेंट है। एक इनकम कमा रहा है पाकिस्तान सोर्स इनकम, और एक इनकम कमा रहा है फॉरेन सोर्स इनकम। तो जो रेजिडेंट बंदा होगा उसने अपनी दोनों इनकम्स पर टैक्स देना होगा। इसकी ये वाली इनकम भी टैक्सेबल है और ये वाली इनकम भी टैक्सेबल है। लेकिन जो नॉन रेजिडेंट होगा उसकी पाकिस्तान वाली इनकम तो टैक्सेबल है, लेकिन बाहर की वाली इनकम पाकिस्तान की गवर्नमेंट इस पर टैक्स नहीं ले सकती। बाहर वाले लेते हैं, ले, हमारी गवर्नमेंट इस पर टैक्स नहीं ले सकती। तो अभी मैंने आपको जैसे मिसाल दी, मिसाल के तौर पे सरासिफ हैं, वो पाकिस्तान में सैलरी कमा रहे हैं। अच्छा, ये बात अपने तक ही रखिएगा। जर्मनी में सरासिफ का पेट्रोल पंप है, तो नहीं, हंस के आप लोग गए हैं जर्मनी, देखे आप लोगों ने कि नहीं है? अच्छा, बस अब मैंने बता दिया, तो बस बता दिया। जर्मनी में सरासिफ का क्या है? पेट्रोल पंप है। तो ये कौन सी इनकम कमा रहे हैं? तो अब ये एफबीआर को सरासिफ दो इनकम्स पर टैक्स देंगे, जो पाकिस्तान में अपनी सैलरी कमा रहे हैं यहां से, कॉलेज से, और जो बाहर पेट्रोल पंप पर पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स बेच के प्रॉफिट कमा रहे हैं। इन दोनों पे पाकिस्तान की गवर्नमेंट को टैक्स देंगे। तो जो बंदा रेजिडेंट बन गया वो फंस गया, उसने दोनों इनकम्स पे टैक्स जमा करवाना है। एक क्रिकेटर है, वो 15-20 दिन के लिए बाहर के मुल्क खेलने के लिए गया, तो वो तो हमारा क्रिकेटर है, वो तो मुरलीधरन नहीं है, वो तो हमारा क्रिकेटर है। 15-20 दिन बाहर के मुल्क में खेलने गया, तो उसने पाकिस्तान से भी कमाए पैसे, पाकिस्तान में तो बहुत अरसा रहा, 15-20 दिन बाहर गया, बाकी 340-50 दिन पाकिस्तान था। उसने पाकिस्तान से भी पैसे कमाए, बाहर के मुल्क से भी पैसे कमाए, दोनों पे उसको क्या देना पड़ेगा?
टैक्स देना पड़ेगा। लेकिन जो मुरलीधरन आया था पाकिस्तान में वो तो क्या था, नॉन रेजिडेंट। मुरलीधरन से सिर्फ पाकिस्तान में जो उसने पैसे कमाए हैं उन पे टैक्स मांगा जाएगा। जो मुरलीधरन ने मुरली में श्रीलंका में जो पैसे कमाए हैं उस पे इससे टैक्स नहीं मांगा जाएगा। सो दैट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ डेफिनेशन ऑफ रेजिडेंट एंड नॉन रेजिडेंट। अक्लमंद रा इशारा काफी अक्लमंद के लिए इशारा काफी होता है। मैंने बोलना बंद कर दिया था, इसलिए आप लोगों को लिखना शुरू कर देना चाहिए था। फारसी पढ़ी भी थोड़ी थोड़ी पढ़ी नहीं, खड़े हो जाओ, चलो बैठ। चलें जी, तो जो बंदा रेजिडेंट बन गया वो बन के फंस गया, उसने कितनी इनकम्स पे टैक्स जमा कराना है, 2 इनकम्स पे। कौन कौन सी, पाकिस्तान सोर्स और फॉरेन सोर्स। और जो नॉन रेजिडेंट है उसने सिर्फ पाकिस्तान सोर्स पे टैक्स जमा करवाना है। डन, ओके। An individual shall be a for a tax year if the individual is मौजूद in Pakistan for a period amounting in aggregate to 183 days or more in a tax year, or is an employee or official of federal government or a posted abroad in the tax year। तो असल में ये जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज है ना, इनके लिए रूल डिफरेंट है। कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय है पाकिस्तान का, पाकिस्तान की गवर्नमेंट का एम्प्लॉय है, और ये जो है वो पाकिस्तान की गवर्नमेंट का एम्प्लॉय होते हुए रुका है पाकिस्तान के अंदर। ये पोस्टेड अब्रॉड है, पोस्टेड इन कीनिया, कीनिया के अंदर इसकी पोस्टिंग हुई है गवर्नमेंट की तरफ से। उसका स्टे पाकिस्तान में सिर्फ 15 डेज है, बाकी वो कीनिया में रह के कीनियन हो गया। तो ये बंदा क्या समझा जाएगा, रेजिडेंट, क्योंकि गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए नंबर ऑफ डेज काउंट नहीं किए जाएंगे। नंबर ऑफ डेज काउंट किए जाते हैं गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के अलावा बाकी लोगों के लिए। तो जो बंदा गवर्नमेंट का एम्प्लॉय हो और उसकी पोस्टिंग बाहर के मुल्क में हो जाए तो फिर ऐसी सूरत के अंदर वो हमेशा ही क्या समझा जाएगा, चाहे पाकिस्तान में 0 डेज ही क्यों ना रुका हो। नोट कर लेंगे, कल तक कर लें, क्या कहते हैं आप लोग, कर लें या कर लें, कर लें, कर लें फिर थोड़ी मेहरबानी। फॉर्मल क्लास होनी चाहिए, इनफॉर्मल होनी चाहिए, फॉर्मल होनी चाहिए। ओके, आई विल ट्राई टू स्पीक इन इंग्लिश गाइस। गाय, हाउ आर यू ब्रो, हाउ वाज योर लास्ट डे? भाई हाइब्रिड वाले मोबाइल इस्तेमाल ना किया करें, इनकी बॉल पॉइंट का कलर तक नजर आ रहा होता है। अच्छा जी, आगे चलें भाई। तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए क्या देखा जाना है, बोलें। अगर वो बाहर के मुल्क में उसकी पोस्टिंग हो गई है तो बताएं जल्दी, उसका नंबर ऑफ डेज काउंट करने की जरूरत नहीं है। जब उसका नंबर ऑफ डेज काउंट करने की जरूरत नहीं है
तो इट मीन्स कि वो बस भाई आप हाइब्रिड में जमाई लेते लेते रुक गए, सॉरी अटेंटिव रहो भाई, अटेंटिव रहो। ये नींद का गलबा क्यों आ रहा है आप पे? बॉयज 4th रो हाइब्रिड। अच्छा मोहतरम, ये जो पॉइंट सी है इसको दोबारा पढ़ लें। इज एन एम्प्लॉय और ऑफिशियल ऑफ अ और प्रोविंशियल गवर्नमेंट पोस्टेड अब्रॉड इन द टैक्स ईयर। पॉइंट डी इंशाल्लाह फिर पढ़ेंगे एक दफ़ा, थोड़ा सा ज़रा रिदम बन जाए इस चैप्टर का। पॉइंट डी में थोड़ी सी उसने एक नई चीज़ डाल दी हुई है जिसको समझने में थोड़ा टाइम लगता है, तो पॉइंट डी और नीचे वाला ट्री देखने की ज़रूरत नहीं है, वरना आप ट्री पे चढ़ जाएंगे घर जाके। आ जाएं पेज 4 पे। ओके, अब देखना ये है कि 183 इतने ज्यादा सफ़े आगे कर रहे हैं, अगले से अगले सफ़े पे आने हैं। आप लोगों ने तो पूरे नोट्स ही उठा के फारग कर दिए। ओके, अब मोहतरम देखना ये है हमने कि 183 डेज में कौन कौन से दिन गिनने हैं और कौन कौन से दिन नहीं गिनने। A part of a day that an individual is present in Pakistan, including the day of आना and including the day of जाना, counts as a पूरा दिन of such मौजूदगी। तो ये इसकी प्रेजेंस का पूरा दिन काउंट किया जाएगा, जाने का दिन भी पूरा काउंट किया जाएगा, और अगर ये कहे कि रात को मेरी 11 बजे की फ्लाइट है तो भी इसका जो है वो पूरा दिन काउंट किया जाएगा, और अगर कहे सुबह मेरी 1 बजे की फ्लाइट है तो भी इसका पूरा दिन ही काउंट किया जाएगा। यानी सुबह अगर 1 बजे की इसकी फ्लाइट है तो 1 घंटा पाकिस्तान में रुके ना। रात को 1 बजे मतलब 1 AM जिसे आप कहते हैं, 1 AM पे जोहर तो नहीं पड़े होते ना। तो 1 AM के ऊपर अगर वो पाकिस्तान में मौजूद है तो 1 घंटा पाकिस्तान में रुका तो वो दिन उसका पूरा। और अगर जब वापस आया तो वापस इसकी फ्लाइट लैंड की 11:30 और ये पैराशूट से नीचे उतर आया था 11:28 पे, तो ये जो 11:28 पे पाकिस्तान उतरा तो 32 मिनट पाकिस्तान में रहा, तो ये भी पूरा दिन गिना जाएगा। वो फ्लाइट की टाइमिंग नहीं, वो देखने आया कब, ये नहीं देखना कि फ्लाइट कब आनी थी, बंदा कब आया। हमें बंदा चाहिए। ओके, a part of a day that an individual is including the day of आना and the day of जाना from पाकिस्तान counts as a पूरा दिन of such मौजूदगी, तो ये उसका पूरा दिन काउंट किया जाएगा। क्लियर? ओके, क्रिस्टल क्लियर। The following days in which an individual is wholly or partly present in Pakistan, wholly or partly present in Pakistan, ये बॉर्डर है, टांगे इधर आ गई हैं, पार्टली प्रेजेंट इन पाकिस्तान, और ये होली प्रेजेंट इन पाकिस्तान। ये मतलब है द फॉलोइंग डे इन विच एन इंडिविजुअल इज होली और पार्टली प्रेजेंट इन पाकिस्तान। ये मतलब है इस बात का, होली और पार्टली का मतलब है यानी पूरा दिन, ये पूरे दिन का कुछ हिस्सा। होली और पार्टली के बंदे के टोटे टोटे नहीं कर देने। द फॉलोइंग डे इन विच एन इंडिविजुअल इज होली सारा दिन और पार्टली या दिन का कुछ हिस्सा इज प्रेजेंट इन पाकिस्तान काउंट एज अ पूरा दिन ऑफ सच मौजूदगी। नेमली नंबर 1 अ पब्लिक हॉलीडे। मिसाल के तौर पे वो पाकिस्तान आया था, कोई बंदा पाकिस्तान में 180 दिन काम करने के लिए, लेकिन उसको पता ही नहीं था ये अवाम ईद के लिए 5 छुट्टियां कर लेती है, तो अब उसको 185 डेज रुकना पड़ा, तो फिर भी इसका स्टे काउंट किया जाएगा। तो हॉलीडेज को काउंट किया जाएगा या नहीं किया जाएगा? किया जाएगा। हॉलीडेज को काउंट किया जाएगा, काउंट एज अ होल डे, इनको गिना जाएगा। काउंट एज अ होल डे लिखा हुआ ऊपर, तो इसको गिना जाएगा पूरा दिन। तो छुट्टियों के दिन भी डाले जाएंगे। अस्पताल में चला गया, वहां से इसने फोन किया मैं मरने वाला हूं, भाई ये दिन भी आपका पूरा काउंट किया जाएगा, चाहे आप मरने वाले हैं या जिंदा हैं। इससे कोई आप बस जो है वो अगर पाकिस्तान में मौजूद हैं और आप बीमार हो गए हैं, अस्पताल में पड़े हुए, वो दिन भी पूरे काउंट किए जाएंगे, क्योंकि जिना हॉस्पिटल भी तो पाकिस्तान में ही है जहां आप पड़े हुए हैं, मौजूद है। मादरत, रिस्पेक्ट दिया करें। क्या कहते हैं साथ वाले को, आओ या आए?
आए, छोटा भी हो उसको भी आए बैठें। अच्छा, साथ वाले के ज़रा डेट ऑफ बर्थ पूछ लें, बड़ा है तो फिर उसकी इज्जत कीजिएगा और छोटा है तो उस पर शफकत कीजिएगा। पूछें ज़रा डेट ऑफ बर्थ। नहीं बता देगा, आपको बता देगा, बता देगा। पूछें ज़रा क्या डिसाइड हुआ है, इसकी इज्जत करनी है या इस पर शफकत करनी है? इज्जत करनी पड़ेगी। चलो माशाल्लाह, शफकत करनी पड़ेगी। करो ज़रा शफकत, इसके सर पे हाथ फेरो शफकत का, शफकत का अपना नहीं, शफकत का हाथ फेरो। जो उम्र में छोटे हैं इनके लिए कल एक चॉकलेट आप लेके आइएगा, ये टॉफी लेके आइएगा, शफकत के साथ कीजिएगा। और अगर आपके साथ कोई बड़ा बैठा हुआ है तो उसकी कॉपी शॉपी सारी चीज़ें ना उसके आने से पहले रजिस्ट्रेशन निकाल के सेट करके आपने रखा होना है, वो आए उसको कोई मसला ना हो क्लास लेने में। तो पढ़ो, सेम वाले हैं नहीं, कोई हैं तो क्लास के बाद आके बताओ, फिर मिनट चेक करने पड़ेंगे। अच्छा, अ डे, अब जिस तरह का सवाल है उस तरह का जवाब। अ डे इंक्लूडिंग, अ डे ऑफ अ लीव इंक्लूडिंग सिक लीव। अच्छा, अ डे डेट एन इंडिविजुअल एक्टिविटी इन पाकिस्तान इज interrupted because of strike, lockout or delay in receipt of supplies। अगर कोई इंडिविजुअल पाकिस्तान में 180 डेज काम करने की नीयत से आया था, लेकिन पाकिस्तान के अंदर कोई हड़ताल हो गई, कोई दुकानें बंद हो गई, लॉकआउट्स हो गए, डिले इन रिसीट ऑफ सप्लाई, सप्लाई से मुराद वो जो चीज़ें खरीदने आया है, जो चीज़ें परचेज कर रहा है, उसकी परचेज के अंदर कोई डिले हो गया, ये सारे दिन पूरे के पूरे काउंट किए जाएंगे। अच्छा जी, एक बंदा पाकिस्तान में आया 180 डेज रुकने के लिए, अब वो कराची आके कराची से ही वापस जा रहा था, तो किसी ने उसको कहा मोहतरम आपने लाहौर देखा है? उसने कहा नहीं। उसने कहा जिसने लाहौर नहीं देखा वो अभी तक जम्मा ही नहीं। तो जिनको समझ नहीं आई उनको समझने की जरूरत भी नहीं, तो उनको समझाने की आपको जरूरत भी नहीं। तो इसने कहा अगर तुमने लाहौर नहीं देखा तुम तो अभी तक जमे ही नहीं। तो ये जमने आ गया लाहौर 5 दिन के लिए, तो 180 डेज ये कराची में रहा था, 5 डेज लाहौर में रहा। लाहौर भी पाकिस्तान में है, इज इट सो? तो 180 प्लस 5 185 डे। तो अगर आप पाकिस्तान में कहीं छुट्टियां मनाने चले गए, आपने कहा मैं छुट्टियां मनाऊंगा मीनारे पाकिस्तान की जड़ में बैठ के, तो अ हॉलीडे स्पेंड बाय एन इंडिविजुअल इन पाकिस्तान बिफोर, ये आप लाहौर में जमने के लिए काम करने से पहले भी आ सकते हैं। यानी कराची की बजाय फ्लाइट ही लाहौर में कराएं, पहले जमें और फिर कराची आए, या कराची में काम करते करते जमने के लिए लाहौर जाएं, या फिर कराची से फारग होकर लाहौर में आके जमें और फिर अपने मुल्क वापस जाएं। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बिफोर, ड्यूरिंग और आफ्टर एनी एक्टिविटी इन। एक्टिविटी से मतलब जो हरकतें आप करने पाकिस्तान आए हैं वो करें, सारे काम को अपने करें, लेकिन बीच में अगर आप छुट्टियां मनाने मरी चले गए हैं, आप कहीं और चले गए छुट्टियां मनाने, तो वो दिन भी पूरे काउंट किए जाएंगे। क्योंकि अब तो वैसे ही पता चल जाता है लोग छुट्टियां मनाने गए हैं, जिसको नहीं भी पता होता स्टेटस लगा के लोग बता देते हैं। आप तो नहीं ज्यादा अपनी पर्सनल लाइफ लोगों को मौके मौके की ऑफ टू ये कमिंग टू ये ज्यादा आप तो नहीं करते ना पर्सनल लाइफ अपने लोगों को, शीशे के सामने खड़े तस्वीरें खींच के लोग, इस तरह की बीमारी, खुद पसंदी लिखा है इस बीमारी का नाम, जो हर वक्त शीशे के सामने खड़े। पॉइंट सी, फिर मोबाइल पे पता नहीं क्या क्या कौन सी ऐप्स की हुई है, खुद पसंदी, ऐसे अपने आप को करके चेक करें, जो है वही है, उसको पता नहीं क्या है। पॉइंट सी, पॉइंट सी का मतलब बता दें, खुद पसंदी की बीमारी अगर आप में दोस्त में है ना तो उसको जरा ठीक कर दीजिएगा, लेकिन अगर आपसे बड़ा है तो फिर जरा तरीके से देखना पड़ेगा। हाँ जी, हाथ खड़ा करके बता दें। अगर कोई आदमी एक मुल्क से दूसरे मुल्क जा रहा है और दरमियान में उसको किसी तीसरे मुल्क में रहना पड़ रहा है तो उसको जी, और कोई बता दे हाथ खड़ा करके। जी बताएं। हाँ, तीसरा मुल्क नहीं बोलना था हमने, पाकिस्तान बोलना था। जी बिल्कुल, वेल डन। तो अगर आप 2 मुल्कों के दरमियान जा रहे हैं कहीं, मिसाल के तौर पे आपने चाइना से अफगानिस्तान जाना है, तो लोगों ने कहा जी क्या कहते हैं
बारों बार कोई ऐसी फ़्लाइट नहीं है जो ले जाए। एक फ़्लाइट पाकिस्तान के अंदर आपको लाएगी, वहाँ आपको 8 घंटे कराची में बिठाएगी और बिठा के फिर आपको जो है वो अफ़गानिस्तान इंशाल्लाह छोड़ देंगे, आप टेंशन ना लें। तो फिर ऐसी सूरत में आपको मजबूरी में एक आधा दिन पाकिस्तान रुकना पड़ा। तो ये जो दिन आप पाकिस्तान में रुके हैं, ये दिन आपके प्रेजेंट के काउंट नहीं किए जाएंगे। तो अभी तक लिखा हुआ था काउंट, इसको गिना जाएगा। अभी तक लिखा हुआ था काउंट, इसको गिना जाएगा। और इधर ये लिखा हुआ है, किथे रह गया, डज नॉट काउंट। नहीं, वीजे की बात तो मैंने कहीं नहीं की, बस कोई भी वजह बन जाए, अगर आपको पाकिस्तान में रास्ते में रुकना पड़ा, ये चाइना है, ये अफगानिस्तान है, ये पाकिस्तान है, अब किसी ने कहा कि बारों बार फ्लाइट नहीं जाती, अंदरों अंदर फ्लाइट जाएगी, तो अब आपको पाकिस्तान रुकना पड़ा कुछ देर के लिए, कुछ घंटों के लिए, 1-2 दिन के लिए, तो वो दिन आपके काउंट नहीं किए जाएंगे। भाई वीज़ा है नहीं है उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस पाकिस्तान अगर उसको रुकना पड़ा बीच में ट्रांजिट फ़्लाइट के तौर पे, ट्रांजिट फ़्लाइट यही होती है 6-7-8 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे की, फिर आपने अगले मुल्क में चला जाना। जो वीज़ा है नहीं है, जो मर्जी करें आप, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जो मर्जी करें, बाहर निकल के बेशक घूमें, लेकिन आपका दिन पूरा काउंट नहीं किया जाएगा, लेकिन घूम के वापस आ जाइएगा, वरना फिर फ्लाइट लेट हो जाएगी। अ डे और वापस भी ले आओ ना, अ डे और अ पार्ट ऑफ डे, वेयर इंडिविजुअल इन पाकिस्तान इज आइन, पाकिस्तान इज आइन, आइन का क्या मतलब होता है, पाकिस्तान में है, इधर देखा करें साय की तरफ, इज आइन पाकिस्तान, पाकिस्तान में है, सोली सिर्फ इस वजह से, बाय रीजन ऑफ बीइंग मोहल्लक है, बीइंग इन ट्रांजिट बिटवीन 2 डिफरेंट प्लेसेस आउटसाइड पाकिस्तान। ये अफगानिस्तान भी आजकल पाकिस्तान से बाहर है। अब मैंने आपको शहबाज शरीफ के प्लान नहीं बताए। अच्छा, अफगानिस्तान पाकिस्तान से बाहर है आजकल, और चाइना भी आजकल पाकिस्तान से बाहर है। आपके पेपरों तक क्या होता है ये हमें नहीं पता। अ डे और अ पार्ट ऑफ डेट एंड यूजुअली प्रेजेंट इन पाकिस्तान solely by reason of being in transit between 2 different places outside Pakistan does not, बोलें जरा साथ वाले की तरफ गुस्से से देख के, बड़ा है, इज्जत करें, does not बोलें, does not coconut as a day present in count as a day present in Pakistan. Clear? Okay. अगला सवाल है जी, कंपनी कब रेजिडेंट बनती है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंपनी कब रेजिडेंट बनती है। ये तो इंडिविजुअल का हो गया था ना। कंपनी ने अगर आपने आपको इनकॉर्पोरेट करवाया हुआ है अंडर कंपनीज एक्ट 2000, कंपनीज एक्ट का क्या मतलब होता है, कंपनी की हरकतें, अच्छा लॉ को एक्ट कहते हैं, मैंने शायद कंपनी की हरकतें, इनकॉर्पोरेटेड अंडर कंपनीज एक्ट 2017, तो ये कंपनी क्या समझी जाएगी, रेजिडेंट। लेकिन अगर मैं नोट करने दूंगा कि कोई चीज हलचल क्यों मच जाती है, पहले गालो कंपनी नॉट इनकॉर्पोरेटेड अंडर कंपनीज एक्ट 2017, मैनेजमेंट एंड कंट्रोल, मैनेजमेंट एंड कंट्रोल यानी डायरेक्टर्स वगैरह होली इन पाकिस्तान। यस, मैनेजमेंट एंड कंट्रोल सारा पाकिस्तान में है, तो ये क्या बन जाएगी, नो, मैनेजमेंट कंट्रोल सारा पाकिस्तान में नहीं है, तो ये क्या बन जाएगी, नॉन रेजिडेंट। आप लोग पढ़ पढ़ के लूट मचाते हैं या लूट मचाने के बाद घर जाके पढ़ते हैं, पढ़ पढ़ के लूट मचा देते हैं माशाल्लाह। कितनों के घर वालों ने कल कह दिया बेटा अभी तो क्लासें शुरू हुई हैं माशाल्लाह, इस दफा अभी से तुमने जो है वो
मजाल है कि कल किताब को हाथ भी लगाया हो, वो लोग जरा हाथ खड़ा करें। अस्तगफिरुल्लाह, 1 2, अस्तगफिरुल्लाह 2। जी पुत्र, रूम शिफ्ट कर रहे थे? रूम ही नहीं है, बुक नहीं है, अच्छा। चलें, आज हम बैठे बैठे आगे चलेंगे। कंपनी, ये हाइब्रिड से जल्दी आना है, जल्दी आना है, ये क्लास चल रही है। कंपनी अगर कंपनीज एक्ट 2017 के अंदर इनकॉर्पोरेट हुई है तो क्या समझी जाएगी? और अगर इनकॉर्पोरेट नहीं हुई कंपनीज एक्ट 2017 में, मैनेजमेंट कंट्रोल किसके हाथों में होता है कंपनी का? पाकिस्तान के हाथों में, डायरेक्टर्स के हाथों में। पाकिस्तान, क्या बोले थे आप लोग? पी से क्या बोले थे? मैनेजमेंट कंट्रोल किसके हाथों में होता है कंपनी का? पाकिस्तान के हाथों में। कंपनी ये क्या कहते हैं, होंडा एटलस कार है, पाकिस्तान की गवर्नमेंट चला रही है? बिल्कुल भी नहीं, वो कंपनी के डायरेक्टर्स चला रहे हैं। हर कंपनी के अपने डायरेक्टर्स होते हैं। अगर ये कॉलेज जो है वो अपने आप को एज अ कंपनी रजिस्टर करवा लेता है तो क्या शहबाज शरीफ चलाएगा कॉलेज को आगे? नहीं, पर इधर के डायरेक्टर्स चलाएंगे। तो वो पाकिस्तान आपने आगे लिखा हुआ था, मेरे सवाल को आप लोगों ने इग्नोर कर दिया था। अगर कंपनी पाकिस्तान के लॉ में रजिस्टर नहीं है तो बज़ाहिर ये बाहर की कंपनी होगी, फिर बाहर के मुल्क से पाकिस्तान आई होगी। इसके लिए फिर ये देखा जाएगा कि इसके डायरेक्टर्स पाकिस्तान में सारे के सारे मौजूद हैं। हाँ सॉरी जी, तो फिर ये क्या बन गई? और अगर इसके डायरेक्टर सारे के सारे पाकिस्तान मौजूद नहीं है, 6 में से 1 डायरेक्टर पाकिस्तान मौजूद है, तो नॉन रेजिडेंट। ये नोट्स पहले मुझे बताना था ना, इतनी देर से पूछ रहा हूं किसको नहीं मिले हुए। तो ये क्या समझी जाएगी? बोले नॉन रेजिडेंट। पढ़ें जी सेक्शन 83। नोट्स किसी के पास नहीं है अभी भी? हाथ खड़े कर दें, एंड से ले लें जाके। ये एंड पे देखें, पढ़े हुए कहाँ पढ़े हुए भाई? नोट्स इधर हैं तो जाएं देखें आए उधर क्लास में। इतनी देर से बैठे हुए आप लोग बता नहीं रहे जी। बॉयज हाइब्रिड में किसी के पास नोट्स ना हो हाथ खड़ा करें। सबके पास है। भाई के लिए भी चाहिए, छोटे भाई के लिए। रेड शर्ट वाले भाई या ब्लू शर्ट वाले भाई को क्या बता रहे हैं? पॉजिटिव बात ही बता रहे होंगे माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। मुस्कुराते रहा करें। जी जी मैं बताता हूं। ओके पढ़ें जी। अ कंपनी शेल बी आ फॉर अ टैक्स ईयर। एक कंपनी को रेजिडेंट कंपनी समझा जाएगा अगर इट इज इनकॉर्पोरेटेड और फाउंड बाय और अंडर एनी लॉ इन फोर्स इन पाकिस्तान। वो कौन सा लॉ है आजकल पाकिस्तान में? कंपनीज की हरकतें 2017। द कंट्रोल एंड मैनेजमेंट ऑफ द अफेयर्स ऑफ द कंपनी।
तो कंट्रोल एंड मैनेजमेंट ऑफ अफेयर्स ऑफ कंपनी किसके हाथ में होता है? डायरेक्टर्स के हाथ में। इज सिचुएटेड पूरा इन पाकिस्तान एट एनी टाइम इन द ईयर, किसी भी टाइम साल में। अगर इनका कंट्रोल एंड मैनेजमेंट पाकिस्तान में है तो ये क्या समझ लिए जाएंगे? बोले रेजिडेंट। एट एनी टाइम का मतलब है ये डायरेक्टर सारा साल आके पाकिस्तान ना बैठे रहे, वरना भी कंपनी ने बैठ जाए। अच्छा, ये सारा साल आके डायरेक्टर पाकिस्तान में ना बैठे रहे, कभी भी आ सकते हैं एट एनी टाइम इन द ईयर। अगर सारे डायरेक्टर इकट्ठे 2 घंटे के लिए भी पाकिस्तान आ गए, 2 घंटे के लिए भी सारे डायरेक्टर इकट्ठे पाकिस्तान आ गए, तो कंपनी क्या बन जाएगी? तो डायरेक्टर्स का कितने दिनों के लिए पाकिस्तान आना जरूरी है? 183 डेज के लिए? 1 डे के लिए? नो, 1 मिनट के लिए भी सारे आ सकते हैं। बस जब सारे डायरेक्टर पाकिस्तान आ गए, ये कंपनी क्या बन जाएगी? और अगर 7 में से सिर्फ 6 डायरेक्टर इन्होंने भेजे, एक को नहीं भेजा, तो ये कंपनी क्या रहेगी? नॉन रेजिडेंट। लेकिन जो कंपनी है कंपनीज एक्ट 2017 के अंदर रजिस्टर, उसमें भी डायरेक्टर जहां मर्जी रहे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो जो कंपनी लॉ के अंदर रजिस्टर्ड है वो तो वैसे ही रेजिडेंट है, और जो कंपनी लॉ में रजिस्टर्ड नहीं है, तो उसमें अगर डायरेक्टर पाकिस्तान आ जाते हैं सारे, तो कंपनी क्या बन गई? और अगर नहीं आते तो नॉन रेजिडेंट। हाँ, हर साल के लिए रेजिडेंशियल स्टेटस अलग मालूम होगा, फिर अगले साल दोबारा देखा जाएगा डायरेक्टर आए या नहीं आए। सबका एक साथ आना जरूरी है। होली इसको बात को फैलाने की जरूरत नहीं है। भाई पूछ रहे हैं बिटवीन ट्रांजिट है, तो बिटवीन ट्रांजिट है तो भी आगे अगर बिजनेस डिसीजन लेके चले गए तो फिर तो ट्रांजिट नहीं रहना। अच्छा जी, पॉइंट सी फॉर कैट। पाँव हिला के देखें, नीचे कोई कैट है? सी, साथ वाले के पाँव को पाँव मारे, शर्म नहीं आती? वो बड़ा है, उसने बताया, आपको मैं बड़ा हूं आपसे। पॉइंट नंबर सी, इट इज अ प्रोविंशियल गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट। ये प्रोविंशियल या लोकल गवर्नमेंट है पाकिस्तान की। प्रोविंशियल गवर्नमेंट तो पाकिस्तान की जैसे सिंध की हैं, पंजाब की हैं, ये प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स हैं। और लोकल गवर्नमेंट्स नाजिमों की हुकूमतें होती हैं, इनको भी कंपनी करार दे दिया गया है, इस वजह से कि इनसे भी कभी कभी हम पढ़ेंगे टैक्स लेना पड़ेगा। फेडरल गवर्नमेंट ने टैक्स नहीं देना होता, फेडरल गवर्नमेंट तो इस्लामाबाद में है, उसने टैक्स नहीं देना होता। लेकिन पंजाब की गवर्नमेंट वगैरह, सिंध की गवर्नमेंट वगैरह ने कभी कभी टैक्स देना होता है, इसलिए इनको जबरदस्ती हमने कंपनी के डेफिनेशन में डाल दिया। हालांकि ये कंपनी वैसे नहीं है, दुनिया के लोग कोई नहीं कहते कि ये हुकूमत कंपनी है, लेकिन हमने हुकूमत को जबरदस्ती क्या करार दे दिया है? कंपनी। डन। रेजिडेंट एओपी, रेजिडेंट एओपी पढ़ लें जी। रेजिडेंट एओपी की डेफिनेशन जी, बस लोकल गवर्नमेंट नाजिम की हुकूमतें होती हैं छोटी छोटी, उनको भी हमने कंपनी कह दी, और तो कुछ नहीं सर। ओके, एओपी कब रेजिडेंट बनती है? एन एओपी शेल बी इफ द कंट्रोल एंड मैनेजमेंट ऑफ द अफेयर। अच्छा, एओपी किसी लॉ में पाकिस्तान में रजिस्टर नहीं होती, तो इसलिए वो वाली बात यहां नहीं लिखी हुई बस। तो एओपी के अगर सारे पार्टनर पाकिस्तान में हो, या सारे में से कोई एक पार्टनर भी पाकिस्तान में हो, एक आधा नहीं कह सकते, आधे को तो नहीं भेज सकते ना। तो सारे पार्टनर्स पाकिस्तान में हो, या सारे में से कोई एक पार्टनर भी पाकिस्तान में हो, कितने वक्त के लिए? 10 मिनट के लिए भी हो जाए, कोई मसला नहीं। तो इनको क्या समझ लिया जाएगा? तो इधर क्या लफ्ज लिखा हुआ था? होली एंड पार्टली। नीचे ऊपर क्या लफ्ज लिखा हुआ था? सब। सब या कुछ बोले, सब 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 या कुछ, सब या कुछ, सब या कुछ, सारे आए या कुछ आ जाए। इनको क्या समझ लिया जाएगा? डन। ओके, अब हमने देखना है पर्सन क्या है। पर्सन तो एक ब्रॉड लफ्ज है। पर्सन में इंडिविजुअल भी आ जाता है, और पर्सन में कंपनी भी आ जाती है, और एओपी भी आ जाती है। तो इंडिविजुअल्स तो पाकिस्तान में आपको पता है बिजनेस करते ही हैं, अकेला दुकानदार है, बिजनेस कर है। कंपनी क्या होती है? कंपनी जो है, कंपनी और एओपी में क्या फर्क होता है? इधर हमने पढ़ा ना सेक्शन 84 में रेजिडेंट एओपी, और सेक्शन 83 में रेजिडेंट कंपनी।
असल में रेजिडेंट एओपी ये होती है कि 2-3 लोग मिलते हैं आपस में और मिल के एक पार्टनरशिप एग्रीमेंट साइन कर लेते हैं, एक सफ़ा, और वो सफ़ा साइन करके अपने पास रख लेते हैं कि बिजनेस के प्रॉफिट्स को हम ऐसे तकसीम करेंगे। इसको कहते हैं ईओपी। अगर आप साथ वाले से मिलके भी कर लिया शुरू, यार थर्मस जो है और कुछ 1-2 चीज़ें तुम खरीद लो और गर्म अंडे जो है वो मैं करा कर ले आया करूँगा, तो सर्दियों के अंदर इंशाल्लाह क्लास की एंट्रेंस के ऊपर जो है वो 40-40, 50-50 रुपये का लगा देंगे, नमक तुम्हारी तरफ से होगा। तो इस तरह का अगर आप अरेंजमेंट साथ वाले से कर लें और एग्री कर लें कि जो प्रॉफिट्स आएंगे उनको आधे आधे किया करेंगे, इसमें कोई ऐसी शर्म वाली बात तो नहीं है, ऐसे क्यों देख रहे हैं आप? तो मैं कर लेता हूँ आपसे शुरू, मेरे साथ किसने करना है तो बता दें, क्लास को बता के अंडे वो गर्म करा के लिए सामान मैं मुहैया कर दूंगा इंशाल्लाह। शुरू कर लेते हैं। तो ये एओपी का कारोबार शुरू हो जाएगा। तो डेट इज कॉल्ड एज एओपी। एओपी ये होती है कि 2-3 बंदे मिलकर कोई भी कारोबार शुरू कर दें। लेकिन कंपनी तो एक बड़ा सेटअप होता है। कंपनी के अंदर आपको कंपनीज ऑर्डिनेंस के मुताबिक, कंपनीज एक्ट के मुताबिक जाकर रजिस्टर कराना पड़ता है। एससीसीपी को बताना पड़ता है पाकिस्तान में कि हमने कंपनी बना ली है। फिर वो कुछ तसल्ली करके आपकी कंपनी को अप्रूवल्स देते हैं। तो कंपनी बनाना तो थोड़ा लंबा काम है। ईओपी और कंपनी बैक एंड पर तो तकरीबन सेम ही होते हैं, लेकिन कंपनीज अगर फिर बड़ा होना चाहें तो वो फिर आम लोगों से भी पैसा मांगती हैं, फिर वो हज़ारों लोगों से पैसा भी मांग सकती हैं। एओपी ऐसा नहीं करते, वो 2-4-6-8-10 लोग ही मिलकर बस कारोबार कर रहे होते हैं। तो इंडिविजुअल भी पर्सन है, कंपनी भी पर्सन है। अब पर्सन में इंडिविजुअल भी पर्सन है, एओपी भी पर्सन है, कंपनी भी पर्सन है और फेडरल गवर्नमेंट भी पर्सन है। अच्छा, प्रोविंशियल गवर्नमेंट पर्सन तो है, लेकिन वो यहां कवर होगी ना डेफिनेशन में, भी आपने देखा था रेजिडेंट कंपनी के डेफिनेशन में आया हुआ था प्रोविंशियल गवर्नमेंट। तो प्रोविंशियल गवर्नमेंट अब इधर अलग से लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि सूबे की गवर्नमेंट या लोकल गवर्नमेंट इधर कवर हो गई है। इधर फिर कौन सी गवर्नमेंट बची? फेडरल गवर्नमेंट भी एक क्या है? पर्सन है। इनमें से कौन रेजिडेंट है, कौन रेजिडेंट है, वो अलग बहस है कि जो 183 डेज रुक गया वो रेजिडेंट है, जो नहीं रुका वो नॉन रेजिडेंट है, वो अलग बहस है। अभी हम ये बड़ी डेफिनेशन की डिस्कस करें कि व्हाट इज पर्सन। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट हु इज रेजिडेंट एंड हु इज नॉन रेजिडेंट। फेडरल गवर्नमेंट, पॉलिटिकल सब डिवीजन ऑफ फॉरेन गवर्नमेंट। पॉलिटिक्स की बेस पे अगर फॉरेन गवर्नमेंट में कोई इलाके डिवाइड हुए हैं तो वो हर इलाका हमारी नज़र में अलग अलग पर्सन है। और पब्लिक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, तो ये पब्लिक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जैसे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, आईएमएफ, यूनिसेफ, ये सारे हमारी नज़र में अलग अलग पर्सन है। इनमें रेजिडेंट कौन है, नॉन रेजिडेंट कौन है, वो अलग बहस है। चलें, कर लिया नोट। साथ साथ कितने लोगों ने पढ़ने का सोचा हुआ इस दफा? सारे सब्जेक्ट 1, 2, 3, 4, वो माशाल्लाह सारे ही साथ साथ। कितने कह रहे हैं इंशाल्लाह सोच रहे हैं? इससे हम शुरू करते हैं इंशाल्लाह, बस थोड़े दिनों में पढ़ना शुरू करते हैं। अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। ये क्या होता है, अच्छे अच्छा भला पढ़े होते हैं शुरू में, फिर एकदम एक फेज आता है, आप डाउन हो जाते हैं, फिर दोबारा, ये क्या वजह है इसकी? एक्स्ट्रा करिकुलर छोड़ दें आप लोग। कोई दोस्त तो नहीं ऐसे जो डॉक्टर बन रहे हैं, इंजीनियर बन रहे हैं, उनकी छुट्टियां अपने रिदम में चल रही होती हैं, वो आप लोगों को आके तंग करते हैं? ऐसे दोस्त तो नहीं पाले हुए, ऐसे दोस्त तो नहीं रखे हुए? और क्या वजह, बताना शुरू करें जरा एक एक करके। क्या चीज?
क्या? हॉस्टल, हॉस्टल से क्या, उसमें क्या है नुकसान? रूममेट, हाँ ठीक है, बस ठीक है, उनसे खत्म कर दें बस, मुंह उधर करके बड़ा करो तुम लोग, हम इधर। और बताएं जल्दी मसले। आई कैप को शौक है फेल करने का, या बच्चे की हरकतें ऐसी हैं? दोनों अपना रोल प्ले करते हैं। गलत है, मेरा नहीं ख्याल। ऐसे ऐसे बंदे हमने देखे हैं। अभी एक स्टूडेंट ने बताया FAR 2 में 1.5 घंटे पेपर दे के पास हो गया, 1.5 घंटे में पेपर दिया FAR 2 का। ऐसे ऐसे लोग हैं इसी दुनिया में। इसी क्लास में बैठ के पढ़ा था उन्होंने FAR 2। देख लें जरा साथ वाले को, वो सीधा ही नहीं हो रहा अभी तक। ऐसे ऐसे लोग हैं। चलें, हाँ आप सवाल पूछ रहे थे भाई। नहीं नहीं, बस ये FBR को तो नहीं पता होता कौन 183 डेज पाकिस्तान में रहा या नहीं, और वो पता चला भी नहीं सकता इतना। बस यही है कि इस बंदे के पीछे पड़ते हैं, फिर तहकीक करते हैं उसकी टिकट कब खरीदी थी, क्या है, वरना आमतौर पे FBR को कैसे पता चलना है। तो आमतौर पे हम यही एज्यूम करते हैं लोग सच बोलेंगे जाके। कैसे कैसे कर सकते हैं आप चेक पूरे पाकिस्तान के लोगों को? हाँ, किसी को पकड़ लिया तो फिर उसकी जरूर आने जाने की टिकट्स की डिटेल पता कराएं जगह जगह से। द फॉलोइंग शैल बी ट्रीटेड एज पर्सन अंडर द इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001। एन इंडिविजुअल, अ कंपनी एंड एन AOP which is incorporated, formed or established in Pakistan, और ये एल्सवेयर कौन सा मुल्क है भाई? कहाँ? जर्मनी के पास है। एल्सवेयर कोई भी इसके अलावा कंपनी पाकिस्तान में बनी हो या बाहर बनी हो, हमारी नजर में ये कंपनी क्या है? पर्सन। आगे फिर अलग बात है कि जो पाकिस्तान में बनी है हमने उसे कह दिया था रेजिडेंट, रेजिडेंट नॉन रेजिडेंट अलग बात है। कंपनी जहां मर्जी पूरी दुनिया में बनी हो हमारी नजर में क्या है? AOP जहां मर्जी बनी हो पूरी दुनिया में हमारी नजर में क्या है? उसमें से रेजिडेंट कौन है, नॉन रेजिडेंट कौन है, वो अलग बहस है। आगे, द फेडरल गवर्नमेंट भी पर्सन है, बाहर की गवर्नमेंट भी पर्सन है, बुरेगी थी हमारी। फेडरल गवर्नमेंट भी पर्सन है ना, और फॉरेन गवर्नमेंट भी पर्सन है। कोई ऐसा यूटिलिटी नहीं इस डायग्राम के नोट करने की, सब उधर लिखा हुआ है। तो फॉरेन गवर्नमेंट भी एक पर्सन है। फॉरेन गवर्नमेंट पर्सन है, मैं ये नहीं कह रहा ये रेजिडेंट है, रेजिडेंट नॉन रेजिडेंट अलग बहस है। अ पॉलिटिकल सब डिवीजन ऑफ फॉरेन गवर्नमेंट, बाहर के मुल्क में अगर किसी ने पॉलिटिक्स की बेस पे अपने आप को डिवाइड किया हुआ है। और पब्लिक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, जैसे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, ये भी हमारी नजर में क्या है? बोले पर्सन। अच्छा, अब आप हजरात तशरीफ ले आए पेज नंबर 2 पे, ये जो सेक्शन 81 है। भाई आराम से सफे पलटा करें, ऐसे लगता है बंदा प्रिंटिंग प्रेस में आ गया है। सेक्शन 81, अ पर्सन शेल बी अ पर्सन शेल बी अ रेजिडेंट पर्सन, अ person shall be a, if he is resident individual, उसकी नीचे डेफिनेशन पढ़ ली है, if he is resident company और resident AOP। और फेडरल गवर्नमेंट भी हमारी नजर में क्या है? ये जो पाकिस्तान की फेडरल गवर्नमेंट है आजकल पाकिस्तान में ही है ना, फेडरल गवर्नमेंट आप पाकिस्तान में है ना आजकल, पाकिस्तान की हुकूमत पाकिस्तान, तो ये फिर क्या है? लेकिन जो फॉरेन गवर्नमेंट्स हैं वो नॉन रेजिडेंट। फॉरेन गवर्नमेंट्स तो नॉन रेजिडेंट। जब फेडरल गवर्नमेंट को रेजिडेंट बना दिया तो ऑटोमेटिकली फॉरेन गवर्नमेंट क्या बन गई? अच्छा, इसकी इसने अलग डेफिनेशन दी है कि इंडिविजुअल रेजिडेंट कब बनता है, वो ये यहां जाके इसकी अगले सफे पे इसने तब बताया कि रेजिडेंट कंपनी रेजिडेंट कब बनती है जब होली डायरेक्टर्स आ जाए पाकिस्तान में। इसका इसने अलग सफे पे जाके बताया कि रेजिडेंट AOP कब बनती है। लेकिन फेडरल गवर्नमेंट अपनी जात में ही क्या है? रेजिडेंट। अच्छा, ये पॉइंट 2 जरा फोकस कीजिएगा। अ पर्सन शेल बी अ नॉन रेजिडेंट पर्सन इफ द पर्सन इज नॉट रेजिडेंट। व्हाट अ ब्यूटीफुल डेफिनेशन।
इसको आप लोगों ने अकेले में किचन में बैठ के याद करना है, तसल्ली से, फोकस करके। जब आग लगी हो, रोटी पक रही हो, चाय को उबाले आ रहे हों, तो आपने साइड पे बैठ के याद कर लेना है। अ पर्सन शैल बी इफ ही इज नॉट। तो कहते हैं रेजिडेंट की मैं मिसालें आपको दे देता हूं, लेकिन नॉन रेजिडेंट वो होंगे जो रेजिडेंट नहीं होंगे। ओके, अच्छा, अब आपके नोट्स में ये सफ़ा नहीं है, ये इंशाल्लाह आपको आज, अगर आज नहीं कॉपी करा वो पूरे सफ़े, चलो आज मैं आपको इसका पूरे चैप्टर का PDF भेज दूंगा, अभी भेज देता हूँ, तो वहां से आपको ये अंदाज़ा हो जाएगा। Your battery is running low? No, my laptop's battery is running low, guy. My battery is not running low. अच्छा, ये भी लाना होता है। चलें जी, ये क्वेश्चन 11 सॉल्व कर दें। अपने रजिस्टर पे लिख लें क्वेश्चन 11 पेज 19। फिर नोट्स इंशाल्लाह मैं आपको अभी भेज रहा हूँ। फिलहाल आप बस रेजिडेंट नॉन रेजिडेंट लिखते हैं, कंक्लूजन लिखते हैं, बाकी डिटेल फिर बाद में देखेंगे। जल्दी लिखिए ना अपने रजिस्टर पे। 1 आगे रेजिडेंट, 2 रेजिडेंट नॉन, 3। लिख लिया आगे सॉल्यूशन 1 का, 2 का, 3 का, 4 का। क्या है, सब चारों सॉल्व कर लिए, मोबाइल तो ना यूज करें, ये तो घर में कैसे कंट्रोल होता होगा। आगे इंडिविजुअल AOP कंपनी लिखें। ये तो इंडिविजुअल है, ये AOP है, ये इंडिविजुअल है, ये कंपनी है। ओके, ऐसा ही है।
PDF आपको रिसीव हो गया पूरे चैप्टर का? जी हो गया रिसीव। छोड़ें, घर जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा। ओके, तो ये किताब का पेज नंबर 19 है। किताब का तो नहीं, किताब के तो पेज नंबर और लगे होंगे, फिलहाल जो हमने चैप्टर को नंबर दिया है। मिस्टर शाह हैज बीन वर्किंग एज इंफॉर्मेशन एनालिस्ट इन मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स ऑन 1 नवंबर 2010। हमारा टैक्स ईयर है 1 जुलाई 10 से लेके 30 जून 11, ये हमारे 12 महीने बनते हैं। तो शाह हैज बीन वर्किंग एज इंफॉर्मेशन एनालिस्ट ऑन 1 नवंबर 2010, यानी शुरू में ही ऑन 1 नवंबर 2010 ही वॉज पोस्टेड टू पाकिस्तान एम्बेसी इन कैनेडा, तो फॉर 3 years। तो पोस्टेड इन पाकिस्तान है या पोस्टेड अब्रॉड है? और यहां से क्या पता चला, वर्किंग एज इंफॉर्मेशन एनालिस्ट इन मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स, मतलब किसका एम्प्लॉय है? गवर्नमेंट का एम्प्लॉय है। तो इसके लिए फिर नंबर ऑफ डेज हमने काउंट करने हैं। पाकिस्तान में तो सिर्फ जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर 4 महीने रहा, लेकिन ये 4 महीने काउंट करने की जरूरत नहीं है, नंबर ऑफ डेज काउंट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसके लिए नंबर ऑफ डेज काउंट नहीं किए जाएंगे। लिखें, मिस्टर शाह, मैं लिख देता हूं, मिस्टर शाह, इस तरह ना किया करें हमारे साथ, हमें बुरा लगता है। मिस्टर शाह is an employee of federal government posted abroad during the tax year therefore he will be considered as a resident individual। irrespective of number of days he is present in पाकिस्तान, ये नहीं देखा जाएगा कितने दिन पाकिस्तान में रुका। irrespective of, ये हाइब्रिड में क्यों नहीं लिख रहे, एक लाइन में मुझे लग रहा है irrespective of, जी शुक्रिया, फर्स्ट रो लिखना शुरू करें। irrespective of number of days he is present in पाकिस्तान, ये नहीं देखा जाएगा कि वो कितने दिन पाकिस्तान में रुका। वैसे कितने दिन, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, 4 महीने में तो 183 डेज नहीं बनते, लेकिन फिर भी क्यों रेजिडेंट इसको कह रहे हैं? गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए रूल डिफरेंट है। आसिफ लर्निंग सेंटर इज अ पार्टनरशिप कंसर्न प्रोवाइडिंग IT ट्रेनिंग टू प्रोफेशनल्स इन पाकिस्तान, UAE एंड सऊदी अरेबिया। 3 जगहों पे अपना काम कर रही है। हमारे साल के पहले महीने, हमारे साल के 31 जुलाई तक, हमारे साल के पहले महीने मैनेजमेंट एंड कंट्रोल वाज सिचुएटेड थोड़ा सा इन पाकिस्तान, थोड़ा सा इन पाकिस्तान, लेकिन 1 अगस्त से सारा का सारा मैनेजमेंट दुबई शिफ्ट हो गया। आप बता दें जी, क्योंकि ये AOP है, तो AOP पार्टली पाकिस्तान में, होली और पार्टली इन पाकिस्तान एट एनी टाइम इन द ईयर। एट एनी टाइम से मुराद यहाँ 1 महीना है, 1 महीना रुके हैं, और 1 महीना रुके हैं सारे के सारे ही पाकिस्तान थे। देखें लिखा हुआ है आसिफ मैनेजमेंट कंट्रोल ऑफ वाज सिचुएटेड पार्टली इन पाकिस्तान, ठीक है, अप टू 31 जुलाई वो पार्टली पाकिस्तान में थे, यानी कुछ बाहर थे कुछ इधर थे, तो ठीक है पार्टली भी हैं, तो फिर क्या फर्क पड़ता है? कोई फर्क नहीं पड़ता। तो लिखें, an AOP is considered as resident AOP
if its management and control is situated wholly or partly in Pakistan. As in the month of July it is situated, it की जगह management is situated partly in Pakistan, so it will be considered as a resident AOP. तो इसको रेजिडेंट AOP समझा जाएगा। डन। चलें जी आगे पढ़ें। मिस्टर लियाकत was sent to Pakistan on a special assignment by his UK based company on यकम मार्च 2011. He left the Pakistan on 9 सितंबर 11. अच्छा, ये 9 सितंबर 11 तो हमारे बॉर्डर से बाहर निकल रहा है, इसको तो नहीं गिनेंगे मेरे ख्याल से। ये जुलाई में पाकिस्तान रहा कितने दिन? सॉरी, मार्च में। बोलें, मार्च में, अप्रैल में, मई में, जून में, टोटल ये कितने लोगों ने काउंट कर लिया था कैलकुलेटर पे? हाथ खड़ा करें जरा। हाइब्रिड वाले तो ऐसी कंजूसी से हाथ खड़ा करते हैं, जल्दी खड़े किया करें। 122। तो देयरफॉर ही विल बी कंसीडर्ड एज अ, और नीचे तो कंपनी है, कंपनी का तो वैसे ही केस आसान है। तो अभी इन सवालों के ना आपने सोल्यूशन नहीं देखने। द रीजन इज कि वो एक मैंने प्रोविजन आपको छुड़वाई भी है, तो नीचे इसका सोल्यूशन देखने की जरूरत नहीं, बस जो मैंने सोल्यूशन करवा दिया डेट इज एनफ। अब आप लोग जो है वो होमवर्क में ट्राई कर लीजिएगा। कोई टाइम टूम होता है घर में? वेले तो नहीं बैठे होते घर में? चलें ठीक है, कल ही दे देंगे होमवर्क एक दफ़ा। साथ वाले को ले जाएं। कहाँ लेके जाएंगे? जल्दी बोला करें भाई, आ जाओ आप लैपटॉप उतारने के लिए। निकलना शुरू करें। कहाँ लेके जाएंगे?